Hello everyone, my name is Vivek and welcome to Study Easy Classes. So आज से ना अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th सिलेबस एंड आवर फर्स्ट चैप्टर इज फिजिक्स लाइट. ओके, तो अपन फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, और फिजिक्स में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है ना, लाइट. तो जो अपने को क्या है हमारे पास क्लास 10th के सिलेबस में, अगर हम क्लास 10th की बात करने वाले हैं तो क्लास 10th में लाइट से रिलेटेड हमारे दो चैप्टर हैं. ठीक है, एक पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड सेकंड चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड. तो दोनों चैप्टर की समझने के लिए हमें लाइट को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है ना, लाइट हो गए, हमें लाइट उसके फिनोमिनास पढ़ने हैं. दो ही फिनोमिनास पढ़ने हैं बेसिकली. हमें पढ़ना है पहले तो रिफ्लेक्शन पढ़ना है, सेकंड इज हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन पढ़ना है. ठीक है ना. तो सबसे पहले यार अपन स्टार्ट करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द लाइट. ओके, कि व्हाट इज लाइट. तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज लाइट. लाइट क्या है? ओके, सो मैनी ऑफ यू आंसर दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव अ सेंस ऑफ साइट. मतलब हमारी डेफिनेशन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस डेफिनेशन में. ठीक है ना, बट ये डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है हमें. ठीक है ना, लाइट को थोड़ा अच्छे से समझने की ज़रूरत है हमें. बेसिकली लाइट है क्या? ठीक है, लाइट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आपके लिए. ठीक है ना, इसके ना बहुत ज़्यादा मतलब एक डिबेटिंग टॉपिक है लाइट आपके लिए. Why light is so debating? Because the scientists believe that light is a particle, some of them believe that light is a wave. So, what is the ultimate description of the light? So, we will try to understand the description of the light. We will try to understand what is a light. Okay. So, first of all, the first scientist was a Newton. Newton. According to Newton, light has a particle nature. Light has a particle nature. Light is a particle. Different color of light are made up of different particles. Red color of light are made up of the red particles. Now Newton's give the description of the light as a particle. But as the science grow, new discovery happens. तो हमें यार कुछ नई मतलब न्यू डिस्क्रिप्शन पता चल रही है लाइट की. ठीक है ना, तो उसके बाद अपने साइंटिस्ट आए हाइजेंस. तो हाइजेंस ने क्या कहा? हाइजेंस ने कहा लाइट क्या है? लाइट एक वेव है. यार ये कमाल की बात है. न्यूटन्स कह रहे हैं लाइट पार्टिकल है, हाइजेंस कह रहे हैं लाइट वेव है. तो आखिर है क्या लाइट? तो यहाँ पर ना एक बहुत कमाल का एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसको कंडक्ट किया था थॉमस यंग्स ने. किसने कंडक्ट किया था? थॉमस यंग्स. थॉमस यंग्स का क्या कहना है? थॉमस यंग्स का ये कहना है कि लाइट एक वेव है, और थॉमस यंग्स ने उसको प्रूव किया. किस तरीके से प्रूव किया? थ्रू हिज YDSE एक्सपेरिमेंट. YDSE एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. बेसिकली हमें ये यार YDSE पढ़ना नहीं है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है. आप अपने साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं. ये एक्चुअली 12th में आ जाता है हमारे पास YDSE. ठीक है, तो 12th में बेसिकली थ्योरी मैथमेटिकल पार्ट इसका ड्राइव करना होता है हमें बेस. तो आप ना क्या कर सकते हो, आप ना इसकी एक वीडियो देख सकते हो कि ये YDSE कैसे प्रूव कर रहा है कि लाइट का जो नेचर है वो वेव नेचर है. ठीक है, किस तरीके से प्रूव करा है. मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा कोई वीडियो उसका, तो आप उसके थ्रू आप एक्सपेरिमेंट को देख सकते हो. बेसिकली ना लाइट का वेव नेचर है, ये हमें पता चलता है उनके एक्सपेरिमेंट से. किस तरीके से? एक ना फिनोमेना होता है. देखो लाइट के बहुत सारे फिनोमेनास हैं, कुछ एक फिनोमेनास के बारे में हमें बात करनी है यहाँ पर. ठीक है, तो जैसे कि अगर लाइट की फिनोमेनास की बात करें, ऑफ लाइट. देखो लाइट के क्या क्या फिनोमेना है. पहली बात, हमें लाइट का फिनोमेना पढ़ना है रिफ्लेक्शन. सेकंड जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें रिफ्रैक्शन. उसके बाद हमें पढ़ना है अब्जॉर्प्शन. ये फिनोमेना तो हमें बिल्कुल 10th में पढ़ने हैं. मतलब 10th में इनका इंट्रोडक्शन वगैरह हम देखेंगे, समझेंगे. ठीक है, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं हम लोग इसमें. उसके अलावा भी लाइट के बहुत सारे फिनोमेनास होते हैं. जैसे कि कौन से फिनोमेनास है? पहला फिनोमेना, अगर अगले फिनोमेना की बात करते हो डायफ्रैक्शन. उसके अगले फिनोमेना की बात करें तो हमारे पास हो जाता है इंटरफेरेंस.
interference. And the next phenomena is polarization. पोलराइजेशन और देर आर मे बी सम अदर phenomenons जो कि मैं भूल रहा हूँ। तो ये जो पढ़ना है ना, ये हमें 12th में पढ़ना है। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा यार, इंटरफेरेंस के बारे में एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कि इंटरफेरेंस बेसिकली क्या है। जो थॉमस यंग्स का एक्सपेरिमेंट है ना, वो ये इंटरफेरेंस के बारे में इंटरफेरेंस के ऊपर बेस्ड है। थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगा तो कोई गलत बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत अपनी तरफ से पढ़ सकते हो, थोड़ा समझने की कोशिश कर सकते हो, एटलीस्ट आप एक्सपेरिमेंट देख सकते हो यार, कैसे करा उसने एक्सपेरिमेंट। आप मैथमेटिकल पार्ट में मत जाओ, आप एक्सपेरिमेंट देखो, काफ़ी फैसिनेटिंग अच्छा एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है ना। मजा आएगा आपको देखिए, ठीक है। तो देखो यार, हमें क्या पढ़ना था, हमें पढ़ना था लाइट के बारे में, ठीक है। तो लाइट की अलग अलग डिस्क्रिप्शन दो साइंटिस्ट दे रहे हैं। न्यूटन कह रहे हैं यार वो पार्टिकल है, हाइजेंस कह रहे हैं वो वेव है। और हाइजेंस का जो वेव डिस्क्रिप्शन है वो थॉमस यंग्स ने प्रूव किया। उसके बाद आते हैं आइंस्टाइन। यार आइंस्टाइन न्यूटन हर जगह है एक तरीके से। आइंस्टाइन की स्पेलिंग एक बार चेक करना पड़ेगा मेरे को। TEI। आइंस्टाइन, देखो आइंस्टाइन का कहना था कि एक ना, आइंस्टाइन ने एक तरीके से कैसे बताऊं मैं आपको, उन्होंने भी पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करा और उसको प्रूव किया थ्रू हिज फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। अगर आपको कई नए नए एक्सपेरिमेंट, नए नए नाम पता चल रहे हैं, बट आप क्या कर सकते हो, उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अगर पता हो, ना पता हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पता हो तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये तो पता होना चाहिए आपको, आई थिंक। अच्छा, उसके बाद क्या मैंने किसकी बात करनी थी, मेरे को आइंस्टाइन की बात करनी थी, है ना। एक सेकेंड, व्हाट हैपनिंग सेट। हाँ जी, तो मैं किसकी बात कर रहा था, हाँ मैं आइंस्टाइन की बात कर रहा था, ठीक है। तो जो आइंस्टाइन था ना, आइंस्टाइन का भी जो डिस्क्रिप्शन था लाइट का, वो भी उन्होंने एक तरीके से क्वांटम डिस्क्रिप्शन दिया, मैं कह सकता हूँ क्वांटम डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। मतलब फोटोन्स का कंसेप्ट जो दिया ना, फोटोन्स एक मान लो लाइट पार्टिकल्स को फोटोन्स कह सकते हो आप समझने के लिए, ठीक है ना। तो जो क्वांटम डिस्क्रिप्शन है, जो फोटोन का डिस्क्रिप्शन है, वो आइंस्टाइन ने बताया, ओके। देन एक कमाल के व्यक्ति आ रहे हैं, दैट इज डिब्रॉय। दैट इज डिब्रॉय। डिब्रॉय, डिब्रॉगली नहीं करेंगे, डिब्रॉय पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो देखो डिब्रॉय का क्या कहना है, डिब्रॉय का कहना है लाइट है ना, दोनों तरीके के नेचर शो कर रहा है। मतलब यार हाइजेंस भी सही है अपनी जगह पे, आइंस्टाइन भी सही है अपनी जगह पे। लाइट का बिहेवियर डुअल है, डुअल नेचर ऑफ द लाइट। किस तरीके का, डुअल नेचर ऑफ लाइट। मतलब लाइट का जो बिहेवियर है वो किसकी तरह है, वो आपके पास पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है, और वो एक वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है। कैसे बिहेव कर रहा है, मतलब इस तरीके से, अगर मान लो कि आप इस तरीके से समझो कि यार आपका जो बिहेवियर है आपके दोस्तों के सामने थोड़ा अलग है बिहेवियर है ना। टीचर्स के सामने आपका अलग बिहेवियर है ना। दोस्तों के सामने मान लो थोड़ा शैतान बन गए, टीचर के सामने एकदम स्ट्रेट मतलब सीधे बन गए, है ना। दोनों तरीके के बिहेवियर शो करते हो। अगर आपके बारे में पूछा जाए तो आपको क्या बोला, शैतान बोला जाए, नॉटी बोला जाए, या फिर सीधा सीधा सादा सा बच्चा कहा जाए, तो डिपेंड कर रहा है ना आप किसके साथ इंटरेक्शन शो कर रहे हो। तो लाइट के साथ भी सेम कहानी चल रही है, ठीक है ना। लाइट जब छोटी चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करता है ना, छोटी चीज़ें जैसे कि मैं कैसे बोलूँ, छोटी चीज़ें का मतलब हो गया मेरे पास माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर लेते हैं ना। माइक्रोस्कोपिक लेवल की अगर हम बात करें तो लाइट का जो नेचर है ना, वो कैसा नेचर है। लाइट का नेचर जो है वो पार्टिकल नेचर है, ठीक है। और जब वो मैक्रोस्कोपिक
चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है ना, बड़ी चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसका कैसा नेचर है, उसका वेव नेचर है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, मतलब पढ़ोगे आगे तो आप इसे थोड़ा सा अगर पता हो तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि लाइट अगर आपके पास माइक्रोस्कोपिक चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक थिंग्स, ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक थिंग्स, ठीक है, और थिंग्स के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसका कैसा नेचर होगा, उसका नेचर होगा पार्टिकल नेचर, ठीक है ना, पार्टिकल नेचर, ठीक है। और जब वो बड़ी चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करेगा, मैक्रोस्कोपिक थिंग्स, ठीक है ना, मैक्रोस्कोपिक थिंग्स, ठीक है। तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसका बिहेवियर होगा वेव की तरह। कैसा बिहेवियर होगा, वेव की तरह। तो ये ना थोड़ा सा आपको लाइट के बारे में जो चल रहा है बेसिकली अलग अलग साइंटिस्ट के बीच में डिबेटिंग टॉपिक जो है लाइट, क्यों है, क्योंकि उसका डिस्क्रिप्शन अचीव करने में ही हमें बहुत टाइम लग गया कि एक्चुअली में लाइट है क्या, पार्टिकल है, वेव है। बहुत सारे साइंटिस्ट के आर्ग्यूमेंट है, अगर आप न्यूटन्स को ना ही मतलब गलत कहें, हाइजेंस को गलत कहें, आइंस्टाइन को गलत कहें, तो इसका कमाल का सॉल्यूशन बताया डिब्रॉइन ने, ठीक है। और उसकी बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिए हैं, ऐसा नहीं कि बता दिया केवल हमने, ठीक है ना, उसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हैं जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो फिलहाल अपने को समझने की बात क्या है कि अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज लाइट का नेचर कैसा है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइट का नेचर है, लाइट हैज़ अ डुअल नेचर, ठीक है ना, लाइट हैज़ अ डुअल नेचर। आई शुड हाईलाइट दिस वर्ड, डुअल नेचर ऑफ लाइट, ओके, डुअल नेचर ऑफ लाइट, इसको याद रखना है। हाँ जी, थॉमस सेंस के एक्सपेरिमेंट के बारे में इंटरफेरेंस थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अपने को क्या कौन कौन से फिनोमेना सब में अभी ध्यान देना है अपने को, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन भी हमारे पास यार एक थोड़ा सा 8th वगैरह में पढ़ चुके होंगे, बट मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा आपको अच्छा लगेगा यहाँ पर एक बार से रिवाइज करके, ठीक है। तो अब्जॉर्प्शन भी थोड़ा बहुत चलो देखेंगे अभी, ठीक है। तो फिनोमेना ऑफ लाइट की हमने बात कर ली कि कौन कौन से फिनोमेना लाइट शो करता है। तो अब हम बात करते हैं कि यार लाइट को डिफाइन कैसे कहा जाए। मतलब अब हमें पता है लाइट एक वेव है, यार कौन सी वेव है, वेव तो बहुत तरीके की होती हैं। पानी के अंदर पत्थर फेंकोगे आप तो भी वहां पर वेव बनेगी, है ना, रिपल्स होंगे, है ना, तो वहां पर भी वेव बन रही, तो वो वाटर वेव है। आप एक रस्सी है, रस्सी में झटका दे रहे हो आप, ठीक है ना, एक रस्सी है, ठीक है, आप उस रस्सी में झटका दे रहे हो एक एंड में, है ना, तो वहां पर भी वेव क्रिएट होगा। वो किसका वेव है, वो रस्सी वाला वेव है ना। और भाई पानी की बात करी मैंने, तो पानी के अंदर किस तरीके का वेव होता है, पानी के अंदर इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल टाइप में वेव बनते हैं जब आप कुछ पत्थर को फेंकते हो, है ना। तो ये कौन सा वेव है, ये आपके पास है वाटर वेव है, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रिंग वाला वेव है, ठीक है, स्प्रिंग वेव है, ठीक है। तो लाइट कौन सा वेव है, इन दोनों में से कौन सा वेव है, लाइट का डिस्क्रिप्शन हम लोग कैसे दें, यार लाइट वेव है, कौन सा वेव है पता होना चाहिए हमें, ओके। तो इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एक वेव क्या होता है। पढ़ रखा है हमने, मतलब आप लोगों ने 9th में पढ़ रखा होगा, बट एक बार फिर भी एक बार वेव क्या होता है हम इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं कि यार एक वेव क्या चीज़ है। जब हमें वेव के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा तब हम लाइट के वेव के बारे में भी थोड़ा बहुत कुछ बता पाएंगे ना हम लोग, ये सुनो। तो वेव क्या है, तो आप लोग ना वेव को ऐसे समझो कि कब बनता है वेव। अगर हम सोचे तो 2 मिनट लगा के पहले तो आप सोचो कि यार एक वेव क्या है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने सोच लिया होगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम वेव की डेफिनेशन पे कि वेव क्या चीज़ होती है, ठीक है। जैसे कि हमने रस्सी की वेव की बात करते हैं, तो रस्सी में वेव कब बनता है, जब आप कुछ को डिस्टर्ब करते हो ना। या रस्सी मस्त, अगर आपकी दोनों तरफ से स्ट्रिंग बिल्कुल फिक्स्ड है तो अपने आप तो वेव बनता नहीं है। आप क्या करते हो, आप इसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस डालते हो, है ना। जैसे कि गिटार की स्ट्रिंग हो गई या कोई रस्सी लगी है, आप उसको क्या करते हो, डिस्टर्बेंस देते हो। डिस्टर्बेंस होने की वजह से क्या होता है कि उसका वो आप इसमें वो डिस्टर्बेंस किसकी वजह से देते हो, आप एनर्जी की वजह से डिस्टर्बेंस देते हो, ठीक है ना, एनर्जी से डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो आप, ठीक है ना। तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पर एक वेव क्रिएट हो रहा है। तो मतलब हमें पहली बात ये समझ आना चाहिए कि यार जो वेव है, वेव क्या है, वेव है डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम, डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम, एनी मीडियम, ठीक है। देखो एनी मीडियम मैंने क्यों कहा, देखो अगर मैं मान लूँ वाटर वेव की बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। यार वाटर वेव आपने क्या करा, जैसे पहले तो शांत पानी था, है ना, बिल्कुल शांत पानी था। जब शांत पानी था तो कुछ तो वेव था ही नहीं वहाँ पर, बिल्कुल यार बिल्कुल आराम से बिल्कुल ऐसे पानी था। लेकिन जैसे ही आपने उस पर पत्थर फेंका तो मतलब आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड करी और उसकी पत्थर फेंकने की वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर यार रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं इस तरीके से सर्कुलर वे में, है ना।
लाइक दिस, है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि वाटर का डिस्टर्बेंस हो रहा है, वाटर ऊपर नीचे इस तरीके से वाटर का डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है ना। तो वेव क्या है, वेव एक तरीके से डिस्टर्बेंस है किसी भी मीडियम के अंदर थ्रू विच द एनर्जी प्रोपगेट, मतलब एनर्जी प्रोपगेट मतलब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, ठीक है ना। मान लो कि आप रस्सी की इस एंड पे डिस्टर्बेंस प्रोवाइड कर रहे हो, है ना, थोड़ा सा खींच रहे हो रस्सी को, लेकिन जो वेव ट्रेवल कर रही है वो तो दूसरे एंड तक भी तो जा रही है ना, है ना। सही कह रहा हूं मैं। मतलब क्या समझ आता है हमें कि वेव क्या है, वेव एक डिस्टर्बेंस है एनी मीडियम के अंदर थ्रू विच द एनर्जी प्रोपगेट, थ्रू विच एनर्जी एनर्जी प्रोपगेट और एनर्जी ट्रेवल थ्रू विच एनर्जी travel from one place to another place, one place to another place. तो आई थिंक कि आप लोग अब वेव को डिफाइन कर पाओगे और वेव को समझ भी पा रहे होगे। एक और एग्जांपल हो सकता है हमारे पास साउंड वेव का, है ना। साउंड वेव आपने 9th में पढ़ रखा होगा, साउंड वेव, ठीक है। तो जो साउंड वेव होता है वो भी एक तरीके का डिस्टर्बेंस होता है ना, किसके अंदर का डिस्टर्बेंस होता है, वो एयर पार्टिकल के अंदर का डिस्टर्बेंस है ना, कि एयर पार्टिकल कभी पास पास आ जाएंगे, बिल्कुल एक तरीके से, जिसको हम लोग क्या कहते थे, जिसको हम लोग कहते थे कंप्रेशन कहते थे, ठीक है ना। और थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता था, एयर पार्टिकल काफी दूर दूर चला गया, है ना, इस तरीके से, जिसको हम लोग कहते थे रेरिफेक्शन, ठीक है ना। दोबारा से एयर पार्टिकल कंप्रेस हो गया, है ना, और दोबारा से क्या हो गया, वो दोबारा से वो दूर दूर चले गए, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर भी जब साउंड वेव ट्रैवल कर रहा है थ्रू द कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन, तो यहाँ पर भी तो डिस्टर्बेंस है ना मीडियम के अंदर। क्या मीडियम है हमारे पास, एयर है, एयर के अंदर डिस्टर्बेंस है एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास एक तरीके से डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा जो एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, वो ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो लाइट भी ना इसी तरीके की एक वेव होती है, ठीक है ना। ये तो हमें देखो कभी कभी, अभी तो हम फिलहाल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं यार, हाँ वेव की डेफिनेशन इस तरीके से थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं हम लोग यार क्या चीज़ है एक वेव, ओके। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि व्हाट इज अ वेव, ठीक है ना। और हम क्यों पढ़ रहे हैं वेव की डेफिनेशन, बिकॉज लाइट इज ऑल्सो अ वेव। तो बिफोर डिफाइनिंग द लाइट हमें वेव की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत वेव के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि जब हम बात करते हैं रस्सी की वेव की तो स्ट्रिंग वेव है ना, तो डिस्टर्बेंस है रस्सी के पार्टिकल्स के अंदर। जब हम वाटर वेव की बात करते हैं तो वाटर रिपल्स की बात करते हैं, तो वो भी डिस्टर्बेंस है वाटर के अंदर, है ना, वाटर ऊपर नीचे इस तरीके से हो रहा है। जब साउंड वेव की बात करें तो साउंड वेव भी किस तरीके का वेव है, मतलब एक डिस्टर्बेंस है एयर मीडियम के अंदर, है ना, कि एयर मीडियम कंप्रेस और रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां पर, तो इसकी वजह से साउंड ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ओके। मतलब एनर्जी का ट्रैवल हो रहा है, मतलब अगर मैं रस्सी में एनर्जी दे रहा हूँ तो एनर्जी आपकी इस तरीके से ट्रैवल हो रही है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है, ठीक है ना। और अगर मैं पत्थर फेंक रहा हूँ पानी में तो एनर्जी कैसे ट्रैवल हो रही है, एनर्जी रेडियली आउटवर्ड ट्रैवल हो रही है ना, चारों तरफ हो रही है इक्वली, है ना। ये टू डायमेंशन वेव का एग्जांपल हो गया, जैसे कि रस्सी के अंदर की वेव जो हो गई वो कैसी वेव हो गई, वो वन डायमेंशन वेव हो गई, एक ही दिशा में ट्रैवल कर रही है ना। और जो उसकी वेव हो गई क्या कहते हैं वाटर की वेव हो गई, वो टू डायमेंशन वेव हो गई क्योंकि एक प्लेन में ही ट्रैवल कर रही है, ओके। और जब साउंड वेव की बात करते हैं तो साउंड वेव कैसा हो गया, साउंड वेव हो गया थ्री डायमेंशन वेव, क्योंकि यार आप बोल रहे हो तो चारों तरफ सुनाई दे रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह सुनाई दे रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या अगर एग्जाम्पल कैटेगरी बनाए तो यार ये वन डायमेंशन वेव, ठीक है ना, इसको टू डायमेंशन वेव की कैटेगरी में रख सकते हैं, उसको थ्री डायमेंशन वेव की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है ना, समझने के लिए फॉर आर अंडरस्टैंडिंग, ओके। ऐसे तो सारे ही 3D ही होंगे, 3D नहीं है ऐसे, ये दोनों 2D हो सकते हैं, ओके। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हम बात कर लेते हैं लाइट की, बड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक। जब हमने अभी देखी छोटी सी अभी डेफिनेशन देखी यार, लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है, तो यार ये तो वेव वाली डेफिनेशन से भी तो सेटिस्फाई हो रहा है ना यार, वेव भी तो अपने अंदर एनर्जी कैरी करता है ना। तो कौन सी वेव है लाइट, है ना। तो लाइट कौन सी वेव है उसकी ना थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो देता हूँ, देखो अगर समझ आए वेल एंड गुड, ना समझ आए तो यार कोई बात नहीं, बोलो छोड़ दो इस चीज़ को, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस चीज़ को, ठीक है ना। बट समझने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है ना, समझने की कोशिश करो, इंटरेस्टिंग लगेगा। देखो फिजिक्स ना काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैं काफ़ी बच्चे को देखता हूँ यार फिजिक्स से वो डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं, क्योंकि वो समझते नहीं है, वो सोचते हैं न्यूमेरिकल है रटना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ कुछ रटने की जरूरत नहीं है, रटना है तो कुछ एक फॉर्मूले रट लेना, वो भी प्रैक्टिस के साथ याद हो जाते हैं, ठीक है। और कोई डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, बस आप समझो फील लो चीज़ों की, ठीक है ना। जब फील लोगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी अपने आप, ओके ओके। तो देखो हमें किसकी बात करनी थी, हाँ हमें बात करनी थी यार कौन सी तरीके की वेव है, ठीक है। उससे पहले ना यार थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। हम लोग बात करते हैं चार्जेस के ऊपर, किसके ऊपर की बात करते हैं हम लोग,
चार्जेस के ऊपर, ठीक है। हालांकि आपको ये 10th में चार्जेस के बारे में पढ़ना है, बट थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, ताकि हम यार लाइट को भी समझ पाए, है ना। तो चार्जेस को कैसे डिफाइन किया जाए, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके बारे में भी सोचो। यार चार्जेस आपने 9th में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा चार्जेस का, ठीक है ना। तो थोड़ा सा लगाओ टाइम, वीडियो को पॉज करो, सोचो कि चार्जेस क्या होते हैं। ओके, तो आई थिंक आप लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा, ठीक है। तो चार्जेस की बात करते हैं यार, व्हाट आर चार्जेस। ओके, एस वी नो दैट कि हमारा यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स मतलब जो भी हम चारों तरफ चीज़ देखते हैं, यूनिवर्स। यूनिवर्स दो तरीके की चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज मैटर, इसे बना हुआ है मैटर, ठीक है। और सेकेंड इज रेडिएशन, रेडिएशन। यार अब मैटर और रेडिएशन भी हमें पता होना चाहिए यार, मैटर और रेडिएशन क्या चीज़ है। तो मैटर जो भी हमारे चारों तरफ है ना, जिसके पास कुछ मास है, ठीक है ना, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर है आप लोगों को, ये पढ़ रखा है आप लोगों ने, ठीक है ना। मैटर के अंदर क्या रख सकते हैं, कुछ भी, जैसे कि जिसके बारे में मास है, जैसे यार एक आप हो गए, मैं हो गया, जिस फोन के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू आप बात कर रहे हो, ठीक है, वो क्या है, वो मैटर का ही तो पार्ट है, मास है उसके पास, है ना। तो हम उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, बुक्स रख सकते हैं, ठीक है, बुक्स रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, पेन से रख सकते हैं, ठीक है ना, पेन से रख सकते हैं, एक्सेट्रा। ओके, और जब हम बात करते हैं रेडिएशन की, तो रेडिएशन के अंदर हम लोग क्या रख सकते हैं, रेडिएशन बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आप यहाँ पर हीट रख सकते हो रेडिएशन के अंदर, ठीक है ना। जो हीट हो गया ना, थर्मल एनर्जी जो हीट हो गया, वो क्या है, एक वो रेडिएशन एक तरीके से, ठीक है ना, हीट हो गया। ओके, सेकेंड आपके पास हो गया लाइट हो गया, ठीक है, लाइट हो गया, एक्सेट्रा। तो मतलब ये एक रेडिएशन के अंदर आ गया, ठीक है ना। हमें चार्जेस को समझने के लिए ना हम मैटर पे फोकस करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि यार मैटर जो है, अगर हम उसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे, थोड़ा छोटे लेवल पे जाएंगे हम, तो हमें क्या पता चलेगा, यार कोई भी चीज़ है, या पेन हो गया, बुक हो गया, आप हो गया, मैं हो गया, वो किससे बने हुए हैं, वो एटम से बने हुए हैं। और वी नो द बोर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इनसाइड द न्यूक्लियस देयर आर द पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, एंड around the nucleus there are the fixed orbit in which the electron are revolving continuously. Okay, this electron carries the positive negative charge, and while the nucleus having the positive charge protons. Okay, so we can define charges. कैसे define कर सकते हैं charges? Charges are in the electron and protons. These electron and proton are the subatomic particles. Electron and protons. Okay, क्या है ये, subatomic particles है, subatomic एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब यार फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, वैसे समझ लो, ठीक है ना, क्लियर। जो इंडिपेंडेंट चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर ही इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। तो दिस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैरीज द चार्जेस। ओके, सो वी कैन से दैट, कह सकते हैं ना हम लोग, यार जितना भी मैटर है आपके चारों तरफ, वो किससे बने हुए हैं, एटम से बने हुए हैं। एटम किससे बने हुए हैं, एटम बने हुए हैं चार्जेस से। सो चार्जेस आर द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। यार जहां पर भी मैटर होगा वहां पर चार्जेस होंगे ही होंगे, यार वो मैटर की प्रॉपर्टी है, बिना चार्जेस के आप मैटर नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है ना। तो यहां से हमने यार बहुत अच्छी सी डेफिनेशन निकाल लिया अबाउट द चार्जेस। ओके, व्हाट आर चार्जेस, चार्जेस आर द इंट्रिंसिक और इनहेरेंट property of any matter, property P-R-O-P-E-R-T-Y, property of any matter. Okay, तो आई थिंक द डेफिनेशन ऑफ चार्जेस इज क्लियर टू यू। ये आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, चार्जेस क्या होते हैं, बट चलो अभी पढ़ लिया हमने, ठीक है। अच्छा, तो चार्जेस के बारे में हमने समझा। तो एक ना चार्जेस के बारे में देखो, आपके पास ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो हम महसूस नहीं कर पाते, होती हैं लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते। उनमें से एक चीज़ तो है मैग्नेटिक फील्ड। यार देखा है कभी आपने मैग्नेटिक फील्ड? नहीं, बट महसूस कर सकते हो ना यार। जब यार दो सिमिलर पोल ऑफ मैग्नेट को आप साथ में लाने की कोशिश करते हो, एक नॉर्थ है और दूसरा भी मैग्नेट का हमारे पास नॉर्थ है, तो यार आपको एक फोर्स ऑफ रिपल्शन महसूस होता है नहीं होता? तो वो किस वजह से होता है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है ना। किसकी वजह से होता है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये रिपल्शन होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को आप महसूस कर पाते हो, बट क्या आप मैग्नेटिक फील्ड को देख पाते हो अपनी आंखों से? नहीं देख पाते हम लोग, बट यार महसूस तो कर सकते हैं ना यार, दोनों में एक रिपल्शन वाला फोर्स लग रहा होगा, है ना।
रिपल्शन। तो उसी तरीके से कुछ एक चीज़ें होती हैं जो कि हम महसूस नहीं कर पाते यार, बट होती हैं। हमें इस तरीके से कुदरत ने डिज़ाइन नहीं करा, मैन्युफैक्चरिंग हमारी इस तरीके से नहीं करी कि हम महसूस कर पाए उन चीज़ों को, बट होती हैं ऐसी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि बर्ड्स माइग्रेट कर रही होंगी, ठीक है ना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यार उनके पास कोई जीपीएस है, गूगल मैप है, या मैप लेके घूम रही है बर्ड्स, नहीं यार मुझे यहाँ से यहाँ टर्न लेना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ रुकना है, कुछ नहीं होता उनके पास। फिर भी वो यार एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सक्सेसफुली माइग्रेट कर पाती हैं। क्यों कर पाती हैं? ड्यू टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ओके। अर्थ की भी हमारे पास अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है, चारों तरफ होती है, और हम सेंस नहीं कर पाते उस चीज़ को। लेकिन जो वो बर्ड्स होती हैं वो उनको सेंस कर पाते हैं, उनको पता है नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने पाथ को डिसाइड करती हैं कि किस तरीके से तरफ जाना है उनको, ठीक है ना। और आपने कई बार ये भी सुना होगा यार, कुछ जैसे कि हमारे पास डॉग्स होते हैं, वो सेंस कर पाते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है, भले बता ना पाए बट सेंस तो कर पाते हैं ना वो। क्यों कर पाते हैं यार? उनको पहले से पता चल जाता है, क्योंकि जब हमारे अर्थ में जो अर्थ प्लेट की टेक्टोनिक प्लेट्स जब भी टकरा रही होती है तो वहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा बहुत बदलाव होता है, ठीक है ना। उसकी वजह से वो सेंस कर पाते हैं हाँ कुछ होने वाला है, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू दैट हमारे चारों तरफ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम महसूस कर पाते हैं और कई बार महसूस भी नहीं कर पाते, वो होती हैं, ठीक है ना। उनमें से एक चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या चीज़ है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है नहीं है वो हम अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में करेंगे, ठीक है ना। बट आप समझ लो कि कोई भी चार्ज हो ना, कोई भी चार्ज हो, उसके चारों तरफ ना एक रीजन होता है, एक एरिया होता है जहां पर दूसरा चार्ज या तो उससे अट्रैक्शन फील करेगा या रिपल्शन फील करेगा, ठीक है ना। दैट एरिया और दैट रीजन इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। क्या कहेंगे हम उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कहेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर मतलब इसके बाद डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। तो जब भी मुझे वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करना होता है ना, मैं ऊपर एरो लगा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी चार्जेस जो होती हैं, चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट हैज इलेक्ट्रिक फील्ड, हैज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी चार्जेस रेस्ट पे होती है ना तो उनके पास केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन अगर यही चार्जेस मूव कर जाए, मतलब चलने लगे, क्यों चलती है वो अलग की बात है, वो हमारे पास उसके लिए भी चैप्टर है, डोंट वरी अबाउट इट। अगर यही चार्जेस चलने लगे, है ना, यार मूव करने लगे, तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन एक और फील्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ये नेचर में भी आप नोटिस करते हैं, दैट फील्ड इज द मैग्नेटिक फील्ड, दैट फील्ड इज द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? बी से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। नोट्स आप लोगों को साथ के साथ बनाना है, ठीक है। ये नोट्स भी पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा, बट नोट्स आप लोगों को साथ के साथ बनाना है, ठीक है ना। बी क्या है हमारे पास? बी है मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पर ई क्या है हमारे पास? ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो क्या यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं? बहुत बढ़िया बात है, रट लेना अभी ये वाली बात, ठीक है ना। समझेंगे क्यों होता है नहीं होता है वो समझेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल रटो इस चीज को, ठीक है ना। तो चार्जेस मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं मूविंग चार्जेस, मूविंग चार्जेस हैविंग द बोथ, हैविंग बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद दोनों चीज़ें होंगी यार, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अच्छा, एक लेट मी चेक द रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही, सॉरी हो रही है। कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, यहाँ पर थे कि हाँ मूविंग चार्जेस है बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो कमाल की बात होती है कि कभी भी चार्जेस के पास ना, ये चार्ज एक्सेलरेट कर रहे हैं बिल्कुल, ठीक है ना, तो वो क्या रेडिएट करते हैं? दे रेडिएट अ रेडिएशन, ओके। मतलब उससे कुछ ना वेव निकल रही होती है, दैट वेव इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी वेव होती है वो वेव होती हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है इसके पास, ठीक है, और यहाँ पर उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। अब जब चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, तो इट विल एमिट अ वेव, ठीक है। और इस वेव को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस वेव को नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
CTRO, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके। या शॉर्ट में हम लोग अभी इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, EM वेव करेंगे, ठीक है ना। तो ये EM वेव पता होना चाहिए यार, EM वेव क्या होता है, ठीक है, EM वेव क्या होता है। तो यहाँ पर हमने एक बात सीखी कि जब भी चार्जेस एक्सेलरेट करें, मूव करें, तो उसके पास दो फील्ड आ जाती हैं। दैट फील्ड इज, फर्स्ट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकंड इज द मैग्नेटिक फील्ड. And when the charge having the both electric and magnetic field and they are perpendicular to each other, if they are perpendicular to each other, then the charge will emit a wave. Then the charge will emit a wave. That wave is electromagnetic wave, which is perpendicular to both electric and magnetic field. जो कि दोनों के ही perpendicular है, electric and magnetic field दोनों के ही perpendicular है, ठीक है ना। शॉर्ट में हम लोग क्या कहेंगे इसको, EM waves कहेंगे, ठीक है। समझ आया नहीं आया ये वाला पॉइंट? आई थिंक मेरे ख्याल क्लियर होगा आपको ये वाला पॉइंट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं और कब बनते हैं, ठीक है ना। पहली बात, चार्ज रुका हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तब उस केस में वो एक ये वेव जनरेट करेगा। दैट वेव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये किसके बीच का डिस्टर्बेंस होता है? इट इज अ डिस्टर्बेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ओके। किसके बीच का डिस्टर्बेंस है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डिस्टर्बेंस है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके। समझ आया नहीं आया ये वाला पॉइंट? ये तो मैंने प्रोपगेशन की डायरेक्शन बता दी। अगर मुझे पर्टिकुलरली पूरा वे भी बताना पड़े, देखो इसको ना थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं ताकि हम ना क्लियरिटी हो। देखो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये वाई एक्सिस ऊपर वाली एक्सिस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एक्सिस, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी मैंने, ठीक है ना। और यहाँ पर देख रहे हो ये मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये जो वेव है ना, वेरिएशन है, किसके अंदर का वेरिएशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है। और दूसरा किसके बीच का वेरिएशन है? मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन साथ में हो जाए ना, तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है ना। बिल्कुल दोनों परपेंडिकुलर है, समझ गए ना ये वाली बात? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये आपके पास मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस में है, एक वाई एक्सिस में है, ठीक है। और जो वेव ट्रैवल कर रहा है वो किस एक्सिस में कर रहा है? वो जेड एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। अगर इन केस आपको समझ नहीं आया कोई भी पॉइंट, ठीक है ना, तो एक तो वीडियो को दोबारा देख लो आप। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो एक कमेंट कर दो, मैं आपको इसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, तो हमने समझा यार, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होता है, जैसे कि हमारा पानी का वेरिएशन होता था, पानी अप डाउन होता था, रस्सी में अप डाउन होता था, या साउंड कंप्रेस और रिलैक्स करता था, ठीक है ना, मतलब सॉरी एयर कंप्रेस और रिलैक्स करता था, तो वहां पर हमने अलग अलग तरीके की वेव देखी। लेकिन लाइट में क्या हो रहा है? जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या हो रहा है? यहाँ पर चेंज हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। किन चीजों का वेरिएशन हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखो अभी तक अगर आपको समझ नहीं आई डिस्क्रिप्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सीधा डेफिनेशन रट सकते हो। बट मैं आप कोशिश करो कि समझो इस चीज को, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये आपसे सीबीएसई बोर्ड वाले नहीं पूछेंगे यार ये डी ब्रॉय कौन थे, थॉमस यंग्स का एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है, वेव क्या होता है, नहीं पूछने वाले 10th वाले बोर्ड। चार्जेस की मतलब कि कब बनता है वेव, तो हाँ इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कब बनता है वेव, ठीक है ना। लेकिन जो अब मैं डिस्क्रिप्शन, मतलब ये वाला डिस्क्रिप्शन अगर आपको समझ आ गया ना, तो आपको चैप्टर, दोनों चैप्टर समझ करने में काफ़ी आसानी होगी, जल्दी समझ आएगा आपको चैप्टर। अगर नहीं आया कोई बात नहीं, क्योंकि अब इजी वाला पार्ट स्टार्ट होगा, ठीक है ना, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट होगा, बाकी तो सारा कुछ इजी लेवल पे ही है, ठीक है ना। ये मैंने थोड़ा सा अच्छे से बताने की कोशिश करी कि ये होता क्या है ये। अच्छा ठीक है, तो हमें क्या बात करनी थी? हमें बात करनी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक है। तो हमें पता चल गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, व्हेन देयर इज अ वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, देन द वेव इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा नहीं है यार, बहुत सारी वैरायटीज है इसमें, ठीक है ना, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बहुत सारी वैरायटीज हैं, ठीक है। हमें ना नाम पता होना चाहिए केवल, एटलीस्ट नॉलेज के लिए तो पता ही होना चाहिए, एटलीस्ट पढ़ना है। कभी आपको मान लो कि कोई बच्चा साइंस लेगा, उसके काम आ जाएगी, ठीक है। और नहीं भी लोगे साइंस, यार कोई एक नई चीज़ पता चल रही है आपको,
ठीक है, क्या है पहली बात हमारे पास, पहली बात हमारे पास जो इसमें आता है वो आता है रेडियो वेव्स। क्या आता है? रेडियो वेव्स। ठीक है, तो बोलोगे रेडियो वेव्स वो रेडियो में ही यूज़ होते हैं क्या? बहुत जगह यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका वाईफाई रेडियो वेव्स में काम कर रहा होगा, ठीक है ना। आपका मोबाइल का नेटवर्क रेडियो वेव्स में काम कर रहा है, जिसके थ्रू आप ये वीडियोस देख पा रहे हो। ठीक है ना, जितनी भी कम्युनिकेशन की होती है ना, उसमें रेडियो वेव्स का यूज होता है। काफ़ी ज़्यादा वेवलेंथ होती है। अच्छा, मैं वेवलेंथ के बारे में बताना भूल गया, मैं थोड़ा सा वेवलेंथ के बारे में भी बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एक बात समझते हैं कि एक वेव जो बना हमारे पास, नॉर्मल सा वेव, हम यार ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की नहीं, कोई सी भी वेव की बात करते हैं, तो ये वेव का क्या हो रहा है, अप डाउन हो रहा है ना। क्लियर? तो अपर वाले पार्ट को क्रस्ट कहते हैं, मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना उसको क्रस्ट कहेंगे, ठीक है ना। नीचे वाला पार्ट है उसको ट्रक कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो मतलब सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रक के बीच की जो दूरी है ना, दैट डिस्टेंस द वेवलेंथ, जिसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से, मतलब ये एक लैम्डा हो गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि वेव के अपर वाले पार्ट को क्रस्ट कहते हैं, नीचे लोअर वाले पार्ट को ट्रक कहते हैं, जो ठीक है। और एक मतलब दो क्रस्ट, दो सक्सेसिव क्रस्ट और दो सक्सेसिव ट्रस्ट के बीच की जो दूरी होती है जिसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, जिसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट सिंबल, दिस सिंबल इज नोन एज लैम्डा, ठीक है। लैम्डा, LEMDA, लैम्डा ग्रीक लेटर है, ठीक है। और वेवलेंथ कहेंगे इसको, वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ। अच्छा, दूसरी चीज होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब यार एक बार में ये कितनी बार ऊपर नीचे जा रहा है, एक सेकंड में कितनी बार ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं उसको? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अपनी लैंग्वेज में याद रखना, अभी डेफिनेशन वगैरह कुछ काम का है नहीं फिलहाल, बट पता होना चाहिए यार, एक बार सेकंड में कितनी बार अप डाउन होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहने वाले हैं, ओके। तो देखो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं, मैंने रेडियो वेव बताया। इसका यूज हमने कहाँ करा? इसका यूज हमने करा टेलीकम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। और क्या होता है, मतलब इसका जो हायर वेवलेंथ, बहुत ज़्यादा वेवलेंथ होता है, ठीक है ना। दूसरा जब हमारे पास आता है ना, तो वहाँ पर हमारे पास आ गया इंफ्रारेड लाइट। क्या आ गया? इंफ्रा रेड लाइट, ठीक है ना, इंफ्रारेड वेव। देखो इंफ्रारेड वेव्स कहाँ यूज होती हैं, कि जैसे कि रिमोट सेंसिंग देख रहे हो ना आप, जितने भी, जैसे कि टीवी का रिमोट अगर हो गया आपके पास, तो वहां पर जो छोटा सा बल्ब होता है ना, वो इंफ्रारेड लाइट निकाल रहा होगा, ठीक है ना। दूसरा आपने देखा होगा यार, एसी में तो कोई सिग्नल देने वाला कुछ भी नहीं होता, कोई बल्ब वगैरह जनरली नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप एसी के बटन को ऑन करते हो तो एसी तक वो सिग्नल पहुंच रहा है ना, थ्रू द इंफ्रारेड वेव। वहाँ रेडियो वेव्स का यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। तो इंफ्रारेड लाइट को हम लोग यूज करते हैं इन द रिमोट सेंसिंग। कहाँ यूज करते हैं? रिमोट सेंसिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? यूवी लाइट। क्या आ जाता है? यूवी लाइट, ठीक है। यूवी लाइट हमें पता है सन से आ रही है, ठीक है। सन से बहुत सारी इंफ्रारेड लाइट भी आती है, रेडियो वेव से भी आते हैं सन से, ठीक है ना। ये बात पता होनी चाहिए आपको, केवल यूवी लाइट नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें आती है, ठीक है। अच्छा देखो, यूवी लाइट का पर्टिकुलर यूज आप ये समझ सकते हो कि ना, कुछ अभी याद तो आ नहीं रहा, बेसिकली इसको ना डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज हो सकता है इसका, यूवी लाइट का, है ना। जैसे अभी आपने देखा होगा कि कोरोना का टाइम था, तो वहाँ पर कई बार क्या था कि डिसइंफेक्ट करना था किसी थैली को, किसी चीज़ को, किसी फूड पैकेट को, ठीक है ना। तो वहाँ पर यूवी लाइट का सिस्टम लगा के रखते थे यार, यूवी लाइट के अंदर रख दो थोड़ी देर तो सारे बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है यूवी लाइट, ठीक है। हाँ यूवी लाइट, हाँ कीटाणु वगैरह मारने में यूज होता है, कि आपने कैंटारो का कोई ऐड देखा होगा तो उसमें भी बोलते हैं ना यूवी लाइट है इसमें। तो यूवी लाइट से क्या होता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है ना। तो यूवी लाइट ये काफ़ी अच्छा याद आ गया मेरे को, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, इसके भी पर्टिकुलर बहुत सारे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेन जो टॉपिक, जो हमारा इंटरेस्ट जिसमें है, ठीक है, दैट इज अ लाइट, विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। विजिबल स्पेक्ट्रम, RECTO, विजिबल स्पेक्ट्रम, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं अपना? लाइट, ठीक है ना। लाइट इसी पार्ट को हम लोग कहते हैं, ठीक है। देखो लाइट जो होता है ना, तो ऊपर से नीचे तक जब मैं जा रहा हूँ तो वेवलेंथ क्या हो रहा है? वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं ऊपर से नीचे तक जा रहा हूँ तो वेवलेंथ हमारे पास क्या हो रहा है? वेवलेंथ हमारा डिक्रीज हो रहा है। मतलब रेडियो वेव का सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, इंफ्रारेड का कम है, यूवी रेड का उससे भी कम है, ठीक है। ठीक है, एक माइक्रोवेव भी बीच में आता है। मैं माइक्रोवेव पता नहीं कहाँ प्लेस करूँ, क्योंकि एग्जैक्ट ऑर्डर याद नहीं आ रहा है मेरे को, बस एक माइक्रोवेव भी होता है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। माइक्रोवेव, ठीक है ना। तो माइक्रोवेव जो घर पे यूज करते हो ना, वो भी क्या है? वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। विजिबल लाइट की हमने बात करी। उसके बाद आता है आपके पास एक्स रेस आ गया, ठीक है ना, एक्स रेस आ गया, ठीक है। गामा रेस आ गया,
गामा रेस आ गया, ठीक है। और उसके बाद कॉस्मिक रेस आ गया, क्या आ गया, कॉस्मिक रेस आ गया, ठीक है। ये फैमिली है बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या कहा जाता है इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ECTROMAG, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। हमारा मेन इंटरेस्ट किसमें है, हमारा मेन इंटरेस्ट है यार विजिबल लाइट में। बाकी सब कभी बाद में अगर मौका मिले तो पढ़ना, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हमें नाम तो पता ही है, ठीक है, क्लियर, ओके। तो सो वी कैन डिफाइन लाइट नाउ। देखो इतनी सारी मेहनत हमने क्यों करी, हमने बस लाइट की डेफिनेशन की इतनी सारी मेहनत करी, सोचो ये इंपॉर्टेंस हो जाता है, थोड़ा सा इसको समझना ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो वी कैन डिफाइन लाइट एज अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट इज विजिबल टू अस, यस और नो। बस इतनी छोटी सी डेफिनेशन क्लियर करा, अगर मान लो ऊपर का नहीं समझ आता ना यार, रट लो इस चीज को, ठीक है ना, कोई नहीं पूछने वाला आपसे, बस आपको अपने लिए पता होना चाहिए ये चीज, ठीक है ना, ओके। तो लाइट इज द द पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक spectrum that is visible to us, that is visible to us, okay। तो ये बहुत सिंपल और अच्छी डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो लाइट इज अ बेसिकली ईएम वेव, ठीक है ना। लाइट क्या है, लाइट है हमारे पास ई एम वेव, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। मैं बोल रहा था ना कि एक पर्टिकुलर रेंज होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप हल्का फुल्का भी अगर आप वेवलेंथ में बदलाव कर देते हो ना, तो आपको अलग अलग शेड मिल जाता है, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। जो अगर हम बात करें कि जो 700 नैनोमीटर का लाइट है ना, 700 नैनोमीटर जो लाइट है वो रेड कलर के लिए होता है, किसके लिए होता है, रेड कलर के लिए, ठीक है ना। और अराउंड जो 400 नैनोमीटर वाला जो लाइट होता है वो वॉयलेट कलर का होता है, किसका होता है, वॉयलेट का, ठीक है ना। ये हमें हमें ना अभी काम नहीं आएगा, ये टॉपिक हमें कब आएगा, जब हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पढ़ रहे होंगे ना, तो हमें कुछ फिनोमेना को समझने के लिए ये डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए लाइट का, ठीक है। GRANGING, रेंजिंग, इसको सही कर लो, रेंजिंग फ्रॉम 400 टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना कि लाइट क्या चीज़ है, ओके। अब ना बात करते हैं कि यार लाइट के कुछ फिनोमेनान्स के बारे में, ठीक है ना। कि जब भी ना एक बात समझते हैं कि जब भी लाइट किसी भी सरफेस पे फॉल करता है तो वहाँ तीन चीज़ें होती हैं। पहला होता है रिफ्लेक्शन, सेकंड होता है रिफ्रैक्शन, थर्ड होता है ऑब्जॉर्प्शन। क्या होता है, ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है, यही लिख देते हैं। तो व्हेन व्हेन लाइट falls on some surface, तो सेकंड पेज में लिख लेता हूँ, बेटर रहेगा। ओके, देखो जब भी लाइट किसी सरफेस पे फॉल करेगा तो तीन चीज़ें होगी, ठीक है ना, ध्यान से समझना इस बात को। ये अब हमारा बिल्कुल टॉपिक स्टार्ट हो गया बिल्कुल अच्छे से, हो गया ये। हेलो, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सम सरफेस,
तो देखो यहाँ पर ना तीन तरीके की चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी तीन तरीके की चीज़ें हो रही हैं? पहली बात कि लाइट जैसे ही फॉल किया यहाँ पर, ठीक है, तो लाइट का कुछ पार्ट क्या कर जाएगा, कुछ पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ठीक है, बाउंस बैक हो जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, ठीक है। कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। लेकिन जब लाइट जा रहा है तो वहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, कुछ पार्ट, अच्छा यहाँ पर ना जो परपेंडिकुलर मैं जैसे ड्रॉ करता हूँ ना टू द सरफेस, दैट रे इज अ नॉर्मल रे। क्या कहते हैं इसको? नॉर्मल रे कहते हैं। और जो ये टकराया ना उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। कहते हैं इंसिडेंट रे कहेंगे उसको, ठीक है। और जो बिल्कुल परपेंडिकुलर है सरफेस के उसको नॉर्मल रे कहेंगे। और जो टकरा के वापस चला गया, बाउंस बैक हो गया, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं उसको हम लोग? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और कुछ पार्ट क्या होगा लाइट का, कुछ पार्ट लाइट का दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। और ये हुआ हमारे पास रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन। अच्छा, और कुछ पार्ट क्या होगा, कुछ पार्ट लाइट का अब्जॉर्ब भी हो जाएगा यार यहाँ पर, है ना। कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहेंगे अब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्यों होगा ऑब्जर्वेशन, समझते हो ना। जैसे कि मान लो कि कोई पानी पड़ा हुआ है, मतलब तालाब ही बात कर लेते हैं ना, तालाब की बात कर लेते हैं, आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ना यहाँ पर कोई लेक है ना, ब्लू कलर से कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। कोई लेक है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। अब लेक है, आप यहाँ खड़े हो, है ना। जब आप, और यहाँ पर मान लो कि कोई फिश है हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से कोई फिश है। ड्राइंग थोड़ी मेरी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, ओके। देखो, अब कोई फिश है, तो एक बात समझो यार, जब आप तालाब में देख रहे होगे तो क्या आपको अपनी परछाई दिखेगी? आपको अपनी परछाई दिखेगी यार, आपको अपनी शक्ल दिखाई देगी, है ना। बट क्या होगा कि जब मछली देख रही होगी तो मछली भी तो आपको देख पा रही होगी ना। क्यों? क्योंकि कुछ लाइट क्या हुआ कि कुछ लाइट टकरा के आपकी आंखों तक गया और कुछ लाइट मछली की आंखों तक गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, कुछ रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। रिफ्लेक्शन की वजह से आपको अपनी परछाई दिख रही है, रिफ्लेक्शन की वजह से मछली आपको देख पा रही है, ठीक है ना। और कुछ अब्जॉर्प्शन भी हो रहा है यार, मान लो दोपहर के टाइम में पानी को टच करोगे यार, पानी हल्का गर्म भी होगा ना, कुछ लाइट यहाँ पर अब्जॉर्ब भी तो हो गया। तो यहाँ तीनों तरीके की चीज़ें हो रही हैं, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, अब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, ठीक है ना। हमारा मेन काम क्या है? मेन काम हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो इंट्रोडक्शन ही है बेसिकली हमारा, ओके। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल समझ आती है कि क्या चीज़ें हो रही हैं, ओके। उससे पहले ना मैं ना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहूँगा आप लोगों से। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। अच्छा, मैं ना यहाँ पर एक क्वेश्चन करना चाहूँगा आप लोगों से कि हाउ कैन वी सी ऑब्जेक्ट, हाउ कैन वी सी ऑब्जेक्ट, ओके, हाउ कैन वी सी ऑब्जेक्ट। मैं चाहता हूँ ना ये क्वेश्चन आप लोग अपने होमवर्क के लिए रख लो, इसको ढंग से समझो, इसका आंसर तैयार करके आओ अगली क्लास तक, ठीक है। कि कैसे हम एक ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, इसकी डिस्कशन हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर के लिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इसको, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो studies.classes@gmail.com, और मुझे या तो कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।